सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी नेक्स्ट क्लास एंड द नेक्स्ट टॉपिक विच इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। सो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ बीकॉम के लेवल का, तो जहाँ पे आपको पूरा ओवरव्यू मिलेगा कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या है, उसके अंदर क्या चीजें हैं, कैसे हमें एग्जाम में अटेम्प्ट करना है। मैं दोबारा कहूंगा, आपको चीजें समझनी होंगी रटने से पहले। तो लेट्स बिगिन। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जैसे कि इसका नेम सजेस्ट कर रहा है, तो ये जो एक्ट है ये गवर्न करता है कॉन्ट्रैक्ट के सारे प्रोविजंस। तो जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमारा इम्प्लीमेंट हुआ 1872 में, उससे पहले क्या हुआ था, उससे पहले हमारे इंग्लिश कॉमन लॉ चलते थे। तो इंग्लिश कॉमन लॉ, ब्रिटिशर्स के इंग्लिश कॉमन लॉ चलते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जब हमने आगे देखा, जब ये इसके रिगार्डिंग केसेस आने लगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के रिगार्डिंग, तो कोर्ट्स को क्या होता था, जो हिंदू लॉज थे, हिंदू लॉज एंड देन मुस्लिम लॉज, तो ये दोनों यहाँ पे इसके बेसिस पे डिसीजंस डिफरेंट हो जाते थे एक कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंगली। तो अब क्या हुआ, जब उन्होंने देखा कि इंग्लिश कॉमन लॉ है, उसमें हिंदू एंड मुस्लिम्स जो लॉ हैं उसको लेके थोड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, यहाँ पे डिसीजन अलग अलग हो रहे हैं। अगर हिंदू कोई आता है केस लेके तो उसका डिसीजन अलग लिया जाएगा, मुस्लिम आता है तो डिसीजन अलग लिया जाएगा। ऑन दैट बेसिस इट वाज डिसाइडेड कि एक कॉमन एक्ट लाया जाए जिसको नाम दिया गया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो फोर्स में आया था 1 सितंबर 1872। तो उससे पहले क्या होता था, जब 1872 में ये आया तो ये एक्ट काफी बड़ा था, बहुत वास्ट था। सो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 1930 तक 1930 तक इसमें एक सेक्शन हुआ करता था हमारा, जो कि हमारे सेक्शन आते थे सेक्शन 73 से 123, विच इज रिलेटेड विद सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स। तो सेक्शन 73 से सेक्शन 123 तक सेल ऑफ गुड्स का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बताया गया था। लेकिन जब देखा ये इसको सिंप्लीफाई करना है, तो 1930 के बाद हमने एक नया एक्ट बना दिया इसको लेके, जो है सेल ऑफ गुड्स एक्ट, जिसको कुछ स्टूडेंट शॉर्ट में सोगा भी बोलते हैं। तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट बना दिया। एंड सिमिलरली 1932 तक 1932 तक इसमें हमारे जो सेक्शन थे, सेक्शन 239 से 236, सेक्शन 239 से 236 जो ये सेक्शन थे, ये सारे किससे रिलेटेड थे, पार्टनरशिप से। किससे रिलेटेड थे, पार्टनरशिप से। तो बाद में क्या हुआ, एक एक्ट बना दिया गया जो कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के नाम से जाना गया। तो ये सारी कुछ कॉमन चीजें हैं, कुछ नॉर्मल चीजें हैं इस एक्ट के बारे में। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो एक्ट है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये पूरे इंडिया पे अप्लाई होता है, एक्सेप्ट अप्लाइज टू होल इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर में ये एक्ट अभी अप्लाई नहीं होता है। तो ये हमारा एक ओवरव्यू था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, कि कैसे ये एग्जिस्टेंस में आया। कि इंग्लिश कॉमन लॉ जब काम नहीं कर रहे थे, तो उन्होंने फिर एक कॉमन एक्ट निकालने की सोची, जो कि इन्होंने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के नाम से जाना गया। देन उसके बाद ये जो एग्जिस्टेंस में आया, ये 1 सितंबर 1872 में आया, 1 सितंबर 1872 में आया। थर्ड थिंग, 1930 तक इसमें सेक्शन थे, जो सेक्शन 73 से 123, which were related to sale of good act, those were removed and a new act was implemented, that was sale of goods act, सोगा। तो ये थर्ड थिंग। चौथा, 1932 तक जो कि हमारे सेक्शन थे 239 से 236, जो कि पार्टनरशिप से रिलेटेड थे, that was changed into इंडियन पार्टनरशिप एक्ट।
पांचवी चीज जो आपको याद रखनी है वो है कि ये जो एक्ट है ये अप्लाइज होता है होल ऑफ द इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। तो ये ओवरव्यू है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का दैट यू मस्ट नो व्हाइल अटेम्प्टिंग योर एग्जाम, या फिर अगर आपसे कोई पूछता है तो आप बता सकते हैं कि ये कैसे कैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आया। मैंने आपको बताया था कि मैं बीकॉम के लेवल पर आपको बताने वाला हूं, तो मैं ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा बिकॉज दैट वुड बी कंफ्यूजन इन योर माइंड। जैसे कि हमने बिजनेस कम्युनिकेशन की क्लासेस में पढ़ा है, जो इन्फॉर्मेशन होती है ज्यादा ओवरलोडेड नहीं होनी चाहिए। तो दिस इज ऑल अबाउट द ओवरव्यू ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। जब हम आगे बढ़ेंगे इसमें हमारे पास बहुत सारी चीजें मिलेंगी, इसकी टर्म्स, इसके कंटेंट्स क्या क्या हैं, सारी चीजें। सो वी विल डिस्कस ऑल दोस थिंग्स फर्दर। तो क्लास अब हम आगे जानेंगे कि ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंगली जो हमें सारी चीजें बताई गई हैं वो क्या है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं विद कॉन्ट्रैक्ट। एक बहुत नॉर्मल टर्म है कॉन्ट्रैक्ट। तो अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि इसको समझने का क्या तरीका है। कॉन्ट्रैक्ट तो आपने बहुत नॉर्मल सा सुना होगा किसी से कि मेरे बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट है क्या, या फिर हम कहते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। जॉब्स में आपने सुना होगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। तो कभी आपने डिसाइड किया कि कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, इसको जाने। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट एक एक टर्म एंड कंडीशंस है। कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न में दो लोगों के बीच में सहमति है। तो क्या होता है मैं आपको बताता हूं कि क्या हुआ कि एक कंपनी है, एक कंपनी है, मान लीजिए ABC प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, एक कंपनी है ABC प्राइवेट लिमिटेड। उसने क्या करा, उसने एक जॉब ओपनिंग निकाली, जॉब ओपनिंग निकाली कि हमारे यहाँ पे जॉब्स हैं, जॉब ओपनिंग निकल गई। अब क्या हुआ, एक पर्सन आया, एक पर्सन आता है जिसका नाम है राम। राम ने देखा कि यहाँ पे ABC प्राइवेट लिमिटेड में जो जॉब की ओपनिंग निकली हुई है। तो अब राम ने क्या करा, अप्लाई करा। तो यहाँ पे अगर हम देखें थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू टर्म्स जाएं तो ABC प्राइवेट लिमिटेड ने क्या करा था, एक ऑफर दिया था, पब्लिक ऑफर कि कोई भी आगे अप्लाई कर सकता है। एक ऑफर दिया था कि आओ मेरे यहाँ पे जॉब निकली है और आप अप्लाई करो। तो राम ने क्या करा, उस ऑफर को अप्लाई करा या फिर एक्सेप्ट करा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ऑफर देने वाला कौन हुआ, ऑफरर। ऑफर लेने वाला कौन हुआ, ऑफरी। अब जब तक ऑफर इसके पास पहुंचा, तो जब तक ऑफर राम के पास पहुंचा तो राम ने मान लो अप्लाई नहीं करा, तो क्या ABC प्राइवेट लिमिटेड राम को सैलरी देगी? क्या वो बाउंड है सैलरी देने के लिए? नहीं। क्यों? क्योंकि अभी ऑफर खाली ऑफर है, वो एक्सेप्ट नहीं हुआ है। जब वो एक्सेप्ट हो गया एंड सारी कंडीशन फुलफिल हो गई तो वो ऑफर क्या हो गया, एक प्रॉमिस हो गया किस चीज का, कि ABC प्राइवेट लिमिटेड राम को हर मंथ एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सैलरी देगी एज अ प्रॉमिस। इन रिटर्न इन रिटर्न इन रिटर्न राम क्या देगा उसको, अपनी सर्विसेज। राम क्या देगा, अपनी सर्विसेज। ये चीज समझ आई आपको? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ABC प्राइवेट लिमिटेड ने एक ऑफर दिया, वो जब एक्सेप्ट हुआ वो प्रॉमिस बन गया। ये जब तक एक्सेप्ट नहीं हुआ था ये ऑफरर था और ये ऑफरी था। प्रॉमिस जब ये हो गया तो अब क्या हुआ, ABC प्राइवेट लिमिटेड अब प्रोमिसर बन गई और राम क्या बन गए, प्रोमिसिंग। प्रोमिसिंग राम क्या बन गए यहाँ पे, प्रोमिसिंग। अब देखिए यहाँ पे मैंने कुछ आपको टर्म्स समझाई हैं, वो आपको समझ आ गई होंगी, बट हम उसे लिखेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, एक ऑफर निकाला। क्या निकाला, ऑफर। दूसरा क्या हुआ, ऑफर किसने निकाला था, ऑफरर ने। तीसरा क्या हुआ, ऑफर किसके पास पहुंचा, ऑफरी के पास। चौथी चीज क्या हुई यहाँ पे, फोर्थ थिंग वाज, ऑफर क्या हुआ,
एक्सेप्ट, क्या बोलेंगे हम, एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस। पांचवी चीज क्या हुई, प्रॉमिस। ऑफर क्या हो गया, ऑफर बन गया प्रॉमिस, ऑफर क्या बन गया, प्रॉमिस। सिक्स थिंग जो यहाँ पे हमने पढ़ी वो हुआ प्रोमिसर। सेवन, प्रोमिजी जो कि राम है। एट, प्रॉमिस ही आया। अब ये किस कंडीशन पे इसको प्रॉमिस कर रहा है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, कि आप मुझे अपनी कुछ सर्विसेज दोगे यहाँ पे इन रिटर्न, इन रिटर्न, समथिंग इन रिटर्न। तो क्या कह सकते हैं हम इसे, कंसिडरेशन, कंसिडरेशन। आई होप आपको ये चीजें समझ आई होंगी। तो ये एक ओवरव्यू है, मेन टर्म्स है जिसपे हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट टिका हुआ है। तो अब हम इसको पढ़ेंगे कि ये क्या होता है, ठीक है। सो क्लास हम इसे आगे अब डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे सारी चीजें हम लेके चलेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, ऑफर। ऑफर मीन्स द थिंग विच वी आर ऑफरिंग, या प्रॉमिस विच इज ऑफर्ड। तो हम कह सकते हैं विच इज प्रपोज्ड, proposed, which is proposed और offered। क्या हो गया हमारा, एक ऑफर हो गया। ऑफर कौन हो गया, पार्टी विच इज ऑफरिंग, जो पार्टी ऑफर कर रही है, ऑफरिंग। टू whom ऑफर इज मेड। हमने ऐसे ही पढ़ा था, ऑफर पब्लिक ऑफर था, वो किसको मिला, राम को। कंसेंट गिविंग, अपनी कंसेंट देना, कंसेंट गिविंग। प्रॉमिस व्हेन ऑफर इज एक्सेप्टेड। तो वहां पे ऑफर एक्सेप्ट करा था राम ने, तो कंपनी ने क्या करा, उसको प्रॉमिस करा। मेक्स प्रॉमिस, हु प्रॉमिसेस, हु प्रॉमिसेस। या फिर आप कह सकते हैं द ऑफरर, जब उसको ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है, ऑफरर बिकम्स प्रॉमिसर व्हेन ऑफर इज एक्सेप्टेड। उसके बाद प्रॉमिसी टू whom promise is made, promise is made in return, this is called consideration, या फिर इसको हम कह सकते हैं बेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये सिंपल टर्म्स हैं जो कि आपको समझनी होंगी, जिसके बारे में आपसे पूछा भी जा सकता है। इसके बाद हर एक टॉपिक के रिगार्डिंग, हर एक पॉइंट के रिगार्डिंग आगे आपको एक्सप्लेनेशन देनी होती है कि ऑफर कैसा होना चाहिए और क्या क्या कंडीशन होंगी, व्हाट इज प्रॉमिस। तो आपसे सारी चीजें पूछी जाएंगी जो कि आपको एक्सप्लेन करनी होगी। So this is all about overview of Indian contract